हेलो एवरीवन, जैसा आप टाइटल देख चुके होंगे, आज की इस वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई सीरीज जेट आईसीआर पीएचयू के जितने भी जो ओल्ड पेपर है, ठीक है, 15 सालों में जितने भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को एक एक करके हम सोल्व करेंगे। इसलिए यार हाँ, इस सीरीज़ के आपको किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है। और यार हाँ, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपसे पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। इसलिए यार हम वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और हर एक क्वेश्चन को हम टेस्ट टाइम में ही क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको नॉलेज भी हो जाए और वो क्वेश्चन आपको याद भी हो जाए। ठीक है, चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कर्ण स्विस और साहिवाल किसकी नस्लें होती है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है कि कर्ण स्विस और साहिवाल किसकी नस्लें होती है। गाय की होती है, भैंस की होती है, बकरी की होती है, फिर भेड़ की होती है। जल्दी से बताएंगे कि कर्ण स्विस और साहिवाल किसकी नस्लें होती है। गाय की होती है, भैंस की होती है, बकरी की होती है, फिर भेड़ की होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो इजीली आपको पता होगा, अगर बात यार कर्ण स्विस और साहिवाल थी, दोनों ही किसकी किस्म होती है यार हाँ, ये होती है गाय की, अर्थात गौ पशु की होती है। राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गेहूं में रतुआ रोग। अब यहाँ रतुआ है, तो रतुआ क्या होता है? रस्ट रोग को ही बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो रस्ट होती है, आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार की रस्ट लगती है गेहूं में। तो बीच में जो तीनों रस्ट है, अर्थात उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है गेहूं में रतुआ रोग किसके द्वारा होता है, अर्थात वो किसके द्वारा फैलता है। कोई वायरस के द्वारा फैलता है, कोई जीवाणु के द्वारा फैलता है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है, या फिर विषाणु के द्वारा फैलता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि जो रस्ट होती है ये किसके कारण होती है। कवक के द्वारा होती है, जीवाणु के द्वारा होती है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है, फिर विषाणु के द्वारा होती है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। कि जो रस्ट होती है 3 प्रकार की रस्ट होती है, जैसे कि अगर बात की जाए पक्सिनिया ग्रेमिनिस्टेटिस यानी पक्सिनिया स्पीसीज होती है। डायरेक्ट आपको याद है पक्सिनिया स्पीसीज, तो यही तो आपको बताना है कि जो पक्सिनिया स्पीसीज होती है तो ये होती क्या है। कोई फंगल होता है, कोई बैक्टीरिया होता है, फाइटोप्लाज्मा होता है, फिर विषाणु होता है। क्या होता है ये पक्सिनिया स्पीसीज। तो यहाँ अगर बात की पक्सिनिया स्पीसीज की, तो यहाँ आपको तो यही तो पता होगा कि गेहूं में 3 प्रकार रस्ट लगती है, तीनों की स्पीसीज क्या होती है? पक्सिनिया स्पीसीज होती है। और जो ये पक्सिनिया होती है, ठीक है, ये क्या होती है? एक कवक होती है। क्या होती है? पक्सिनिया स्पीसीज होती है। ये किसकी स्पीसीज होती है? ये होती है एक फंगल स्पीसीज होती है। क्या होती है यहाँ पक्सिनिया की अगर बात की जाए तो ये होती है पक्सिनिया कवक की स्पीसीज होती है। अर्थात राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और उठते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल भारत में उगाई जाती है। जैसे कि हमने कल ही सोल्व किया था इस क्वेश्चन को, तो जल्दी बताएंगे राइट आंसर आना चाहिए आपका, गलत नहीं होना चाहिए। कि निम्न में से कौन सी फसल आनुवंशिक रूपांतरित फसल अर्थात जीएम फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। जीएम फसल क्या होती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है भारत में किसको ग्रो किया ऐसा है, अर्थात कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वेराइटी होती है, कोई फसल होती है, तो उसे किसको ग्रो किया ऐसा है। शाकनाशी प्रतिरोधी कपास को लिया ऐसा है, शाकनाशी प्रतिरोधी बैंगन को लिया ऐसा है, कीट प्रतिरोधी कपास को लिया ऐसा है, कीट प्रतिरोधी बैंगन को लिया ऐसा है। जल्दी बताएंगे कि यार हाँ, भारत में किसे उगाया ऐसा है, भारत में किस जीएम फसल को ग्रो किया ऐसा है, उगाया ऐसा है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। कि शाकनाशी प्रतिरोधी कपास को लिया ऐसा है, शाकनाशी प्रतिरोधी बैंगन को लिया ऐसा है, कीट प्रतिरोधी कपास को लिया ऐसा है, कीट प्रतिरोधी बैंगन को लिया ऐसा है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। सोच समझ के आंसर बताया करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है जीएम फसलें। ठीक है, तो जीएम फसलें कौन सी ली जाती है अगर बात की जाए भारत में, तो किसे लिए ऐसा है? थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। जिसने भी किया है सी कमेंट उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात किया हम भारत में, तो भारत में आपने ये तो मोस्ट पॉपुलर सुना होगा यार हाँ, बीटी कॉटन लिया ऐसा है। क्या लिया ऐसा है? बीटी कॉटन लिया ऐसा है। और ये बीटी कॉटन होती क्या है? ठीक है, अगर आपसे पूछता है बीटी कॉटन होती क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बीटी होता क्या है। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है यार हाँ, बीटी की अगर बात की जाए तो क्या होता है? एक बेसिलस थुरेंजियंसिस नामक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? अगर आपसे पूछता है बीटी क्या होता है, तो बेसिलस थुरेंजियंसिस नामक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बेसिलस थुरेंजियंसिस नामक बैक्टीरिया होता है। और अगर बात करें ये बीटी क्या काम करता है, तो ये याद रखना कीट के प्रतिरोधी यानी जो क्षमता पैदा करता है, जो कपास में होती है यार हाँ, कि अगर मान लीजिए बीटी कॉटन क्या होती है, तो क्या होती है? कीट प्रतिरोधी कपास होती है। क्या होती है? कीट प्रतिरोधी कपास होती है। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आलू किस प्रकार की सब्जी है। आलू किस प्रकार की सब्जी होती है? कोई किसी प्रकार का कंद होता है, बल्ब होता है, प्रकंद होता है, फिर जड़ होती है। जल्दी बताएंगे ये राइट आंसर क्या है। इजीली आप बता दोगे। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि आलू किस प्रकार की सब्जी होती है? कंद होता है, बल्ब होता है, प्रकंद होता है, फिर जड़ होती है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की आलू की, तो आलू किस प्रकार का होता है? फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। क्या होता है? कंद होता है। आलू क्या होता है? एक कंद होता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ सकता है मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछता है आलू क्या होता है, तो यार हाँ, मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है? अगर बात की जाए रहा आलू, तो होता है एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, इस वर्ड को जरूर ध्यान रखना आपको कि मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है? अगर बात की आलू, तो आलू क्या होता है? एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आलू क्या होता है यार हाँ, ये होता है मॉडिफाइड स्टेम होता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए कि यहाँ पर आपसे पूछे कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे, महसाना नहीं होती है, मुर्रा नहीं होती है, बदावरी नहीं होती है, फिर जमुनापरी नहीं होती है। जल्दी से बताएंगे कि इनमें से कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है, महसाना, मुर्रा, बदावरी या फिर जमुनापरी। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है, कि इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, महसाना, मुर्रा, बदावरी या फिर जमुनापरी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। तो इसीलिए आपको पता होगा यार, अगर बात की भैंस की नस्ल है तो यार महसाना होती है, मुर्रा होती है और बदावरी भी होती है। ठीक है, अगर बात की भैंस की नस्ल होगी तो महसाना होती है, मुर्रा होती है, बदावरी होती है। लेकिन अगर बात की जमुनापरी, तो जमुनापरी कौन किसकी नस्ल होती है, ये होती है बकरी की नस्ल होती है। जमुनापरी क्या होती है यार, बकरी की नस्ल होती है। अतः राइट आंसर कौन सा है, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सी नहीं है, अतः राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, जमुनापरी क्या होती है, भैंस की नस्ल नहीं होती, बल्कि किसकी होती है, बकरी की होती है। किसकी होती है, बकरी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मक्का की सिंचाई, ठीक है, मक्का में सिंचाई के लिए नाजुक अवस्था है, अर्थात नाजुक अवस्था मान लीजिए, या फिर आपको यहाँ पर ये भी वर्ड देखने को मिल सकता है कि क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। ये आपको बताना है कि मक्का में सिंचाई के लिए नाजुक अवस्था या फिर क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि वलर निकलते हुए, रेस निकलते की अवस्था, सियारा स्टेज, बूटिंग अवस्था है, फिर दूधी अवस्था। जल्दी बताएंगे कि मक्का के बारे में पूछा गया है। ठीक है, मक्का के बारे में पूछा गया है, तो मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। वलर निकलते हुए, रेस निकलते की अवस्था में, सियारा स्टेज होती है, बूटिंग अवस्था होती है, फिर दूधिया अवस्था होती है। जल्दी बताएंगे मक्का के लिए क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है सिंचाई के लिए। इसका सुना हमने कई बार क्लियर कर लिया है कि अगर आपसे पूछता है मक्का में, तो यहाँ मक्का में जो होते हैं नर, ठीक है, मेल जो ऑर्गन्स होते हैं, मेल जो फ्लोवर होता है, तो उसको किस नाम से जाना है, उसे यहाँ वल्लर के नाम से जाना है। ठीक है, मेल जो फ्लोवर होता है तो उसे किस नाम से जाना है, वल्लर के नाम से जाना है, और ये मेल निकलता है। अर्थात वल्लर निकलती और रेसे निकलने की अवस्था यहाँ सबसे क्रांतिक अवस्था मानी जाती है मक्का की। ठीक है, एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर वल्लर क्या होता है, मेल ऑर्गन्स होता है, अर्थात मेल जो फ्लोवर होता है उसी को किस नाम से जाना है, वल्लर या टेसल के नाम से जाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपसे होता है मर्क जो यानी मक्का का जो नर फ्लोवर होता है, ठीक है, नरपुष्प होता है, तो उसे किस नाम से जाना है, टेसल या वल्लर के नाम से जाना है, टेसल या वल्लर के नाम से जाना है। और अगर बात की जाए मादा, तो माधव किस नाम से जाना है, यहाँ सिल्क के नाम से जाना है। माधव किस नाम से जाना है, सिल्क के नाम से जाना है। और अगर बात किया है इन दोनों में से, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कई बार कि अगर आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों फूलों में से, अर्थात नर और मादा फूलों में से सबसे पहले कौन सा आता है, अर्थात सबसे पहले जो लगता है फूल वो कौन सा आता है, तो कौन सा लगता है यहाँ। अगर बात की सबसे पहले, तो सबसे पहले यहाँ नर लगता है, उसके बाद में मादा लगती है। ठीक है, एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना, अगर बात की इन दोनों में से कौन सा सबसे पहले आता है, तो कौन सा आता है, टेसल आता है, नर फ्लोवर सबसे पहले आता है, उसके बाद में मादा फ्लोवर आता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। और यहाँ पर आपसे बताया मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, तो यहाँ क्रांतिक अवस्था किसे माना जाता है, टेसल निकलते समय, अर्थात नर फ्लोवर निकलेंगे उसी को यहाँ क्रांतिक अवस्था माना जाता है मक्का की। ओके, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। ओके, सभी पॉइंट क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अरहर की बीज दर क्या होती है, सीड रेट पूछी गई है अरहर की, तो जल्दी बताएंगे पीजन पी अतः अरहर की सीड रेट क्या होती है। 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, फिर 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जल्दी बताएंगे अरहर या पीजन पी की सीड रेट क्या होती है प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन से देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, फिर 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जल्दी बताएंगे अरहर या फिर पीजन पी की जो सीड रेट होती है प्रति हेक्टर वो कितनी होती है। तो इजी क्वेश्चन आपको पता होगा, अगर बात किया अरहर और पीजन पी तो इसकी कितनी होती है, हाँ 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है। राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर बात किया अरहर की तो अरहर की सीड रेट क्या होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अरहर की जो अरहर होती है जो पीजन पी होती है तो इसे अरहर रेड ग्राम के नाम से जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है नॉर्मली, तो यहाँ पर याद रखना थोड़ा सा एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है इसे भी कि पीजन पी को किस नाम से जाना है, रेड ग्राम के नाम से जाना है। ठीक है, रेड ग्राम के नाम से किसका नाश्ता है, अरहर को ही जाना है। ओके, इस पॉइंट का भी ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ओटाई की प्रक्रिया है, तो ओटाई होती क्या है, अर्थात इसमें किया क्या जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ओटाई में पूछा गया है, तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि रेसे अलग करने की बोला जाता है, रेसे सड़ने को बोला जाता है, रेसे में श्रेणीकरण को बोला जाता है, रेसे को सुखाने को बोला जाता है। अर्थात ओटाई होती क्या है, ओटाई में किया क्या जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए कि रेसे अलग करने को बोला जाता है, रेसे को सड़ाने को बोला जाता है, रेसे में श्रेणीकरण को बोला जाता है, फिर रेसे को सुखाने को बोला जाता है। कि ओटाई या फिर जिनिंग अवस्था भी इसे मान सकते हो। ठीक है, जो जिनिंग होती है और किससे संबंधित होती है, अगर आपसे पूछता है ओटाई तो ये होती है कपास से संबंधित होती है। किससे होती है, यहाँ कपास से संबंधित होती है। अब जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है, कि ओटाई होती क्या है, जिसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, जिनिंग होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है।
तो जिसने भी ए कमेंट किया है अर्थात फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि अगर बात यह है ओटाई या जिनिंग, तो जिनिंग क्या होती है यहाँ रेसे को अलग करना, अर्थात बॉल होती है तो उससे रेसे को अलग करना ही क्या कहलाता है, ओटाई कहलाता है, जिनिंग कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है जिनिंग परसेंटेज कितना होता है कपास में, तो कितना होता है यहाँ 33% होता है। ठीक है, जिनिंग परसेंटेज कितना होता है, ओटाई परसेंटेज कितना होता है कपास का, ये होता है 33%, 33% होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्राथमिक पोषक तत्वों में शामिल है, अर्थात आपको बताने हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। तो जल्दी से बताएंगे प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। एनपीके होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर होता है, आयरन मैग्नीज जिंक होता है, या फिर कैल्शियम मोलिब्डेनम होता है। जल्दी से बताएंगे कि प्राथमिक पोषक तत्व में शामिल किस किस को किया गया है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास को किया गया है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को किया गया है, आयरन मैग्नीज जिंक को किया गया है, फिर कैल्शियम और मोलिब्डेनम को किया गया है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो इजी आपको पता होगा यार। हाँ, अगर बात की जाए एनपीके क्या होते हैं यहाँ प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर बात करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर रखी तो ये क्या होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं। और अगर बात करते हैं इन सभी की तो ये सभी क्या होते हैं यहाँ, ये होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइनर न्यूट्रिएंट होते हैं, सॉरी माइक्रो तो ये होते हैं दोनों। माइक्रो में अगर आप सोचते हैं माइक्रो कौन कौन से होते हैं, तो प्राइमरी और सेकंड को ही यार हाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से आसा है। और अगर बात करें माइनर, तो माइनर क्या होते हैं यहाँ, ये होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था प्राथमिक पोषक तत्व तो कौन सा है, राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर बात करें प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, तो प्राइमरी होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास होते हैं। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट अर्थात द्वितीय पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ साथ यहाँ CHO भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपको वैसे तो नहीं मिलता ज़्यादातर, लेकिन बाई चांस अगर आपको मिल जाता है कि CHO क्या होते हैं, अर्थात CHO पोषक तत्व किस प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं यहाँ स्ट्रक्चरल होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं, अर्थात यहाँ संरचनात्मक तत्व होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है बाई चांस कि CHO किस प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, तो यहाँ CHO किस प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, संरचनात्मक, जो कि यहाँ पौधा होता है तो उसकी संरचना में निर्माण में सहायता करता है, इसलिए यहाँ CHO किस नाम से जाना है, स्ट्रक्चरल या फिर संरचनात्मक पोषक तत्व के नाम से जाना सा है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कैल्शियम की कमी से किसमें छोर गलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है छोर गलन, तो जल्दी से आएंगे छोर गलन, या फिर आप इसे मान सकते हो पुष्प छोर गलन। ठीक है, पुष्प छोर गलन होता है तो ये किसमें देखने को मिलता है, टमाटर में देखने को मिलता है, बैंगन में देखने को मिलता है, बरसे में देखने को मिलता है, फिर ज्वार में देखने को मिलता है। जल्दी से आएंगे कि छोर गलन किसमें देखने को मिलता है, टमाटर, बैंगन, बरसी में, ज्वार। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है, कैल्शियम की कमी से किसमें छोर गलन देखने को मिलता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन जिसने भी कमेंट किया है ए, उसका राइट आंसर। अगर आपसे होता है कैल्शियम कमी से छोर गलन किस में होता है, तो छोर गलन देखने को मिलता है टमाटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे अर्गट, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज होती है अर्गट। ये किसकी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, अर्गट सबसे पहला तो क्वेश्चन इसी में आप देखने को मिल जाता है कि अर्गट किसका महत्वपूर्ण कवकीय रोग है, अर्थात यार हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अर्गट किससे फैलता है, यार हाँ कवक से फैलता है। ठीक है, किससे फैलता है, कवक से फैलता है। अब आपको पहले तो ये बता दीजिए आप तो कि अर्गट किससे होता है, अर्थात किस में होता है, ये किसकी डिजीज होती है, एक मोस्ट पॉपुलर ये बता दीजिए पहले तो कि टमाटर की होती है, बैंगन की होती है, बरसीम की होती है, फिर बाजरा की होती है। जल्दी से बताएंगे अर्गट रोग किस में होता है, किस में देखने को मिलता है अर्गट रोग, टमाटर में, बैंगन में, बरसीम में, फिर बाजरा में। जल्दी से बताइए कि अर्गट रोग किस में होता है, टमाटर, बैंगन, बरसीम या फिर बाजरा। तो इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा है अर्गट रोग किससे संबंधित होता है, बाजरा से होता है। किससे होता है, बाजरा से होता है। और अगर बात की किसके द्वारा होता है, तो ये होता है क्लेविसेप्सिस फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा होता है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना। अगर आपसे बताए अर्गट रोग का जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है तो ये क्या होता है, अर्थात रोग कारक क्या होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो क्या होता है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस होता है। क्या होता है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। और क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस क्या होता है, एक कवक होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। यहाँ पर आपसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है कि हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, आर्द्रता को, तापमान को, पवन को या फिर वर्षा को। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसको मेजर करने के लिए किया जाता है, आर्द्रता को, तापमान को, पवन को या फिर वर्षा को। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस को सही से देखा करो पहले, फिर राइट आंसर बताया करो। और एक तो फास्ट किया करो, मेरे बताने के बाद में उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो जितना जल्दी हो सके आप
जितना जल्दी कमेंट किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है हाइग्रोमीटर के बारे में। तो हाइग्रोमीटर का जो होता है, इसको किस में यूज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ मॉइस्चर को डिटरमाइन करने के लिए। मॉइस्चर को डिटरमाइन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतः राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। इसके साथ साथ यार अगर यहाँ पर आपको मिल रहा है हाइग्रोमीटर, लेकिन अगर आपको साइक्रोमीटर देखने को मिलता है, ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पर आपसे साइक्रोमीटर के बारे में पूछ लेता है, तो साइक्रोमीटर का प्रयोग क्या होता है, नमक से संबंधित होता है। डायरेक्ट आप तो ये याद रख लीजिए कि नमक की सांद्रता को याद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, साइक्रोमीटर या फिर सोलोमीटर का, ठीक है। साइक्रोमीटर या फिर सोलोमीटर है, दोनों का ही प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सोलोमीटर भी मिल सकता है और साइक्रोमीटर भी मिल सकता है। तो ये दोनों ही किससे संबंधित होते हैं, नमक के घोल से। नमक का जो सोल्यूशन होता है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। दोनों को आपको इससे जाना है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है आर्द्रता को मेजर करने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कोफरी सिप्सोना फर्स्ट किसकी किस्म होती है। तो जल्दी से बता देंगे, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। कोफरी से ही आप समझ आइए कि कोफरी किसकी होती है। मैंने बताया था पहले भी कि कोफरी अगर किसी भी वेराइटी के आगे लग जाता है तो वो किसकी होती है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे, आलू की होती है, टमाटर की होती है, बैंगन की होती है, फिर शिमला मिर्च की होती है। जल्दी से बताएंगे कि कोफरी सिप्सोना फर्स्ट किसकी किस्म होती है, किसकी वेराइटी होती है। तो यहाँ सबसे पहले तो याद रखना कि अगर आप मान लीजिए कोई सी भी वेराइटी है और उसके आगे कोफरी लगा है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सी भी वेराइटी दे रखी है आपको और उसके आगे कोफरी लगा है, तो वो सभी किसकी होती है यार, ये होती है सभी आलू की होती है। किसकी होती है, पोटैटो की वेराइटी होती है, ठीक है। मान लीजिए किसी की भी आगे लग रहा है कोफरी, तो कोफरी वर्ड मिलते ही आपको समझ जाना है कि किसकी वेराइटी है, पोटैटो की है, अर्थात आलू की होती है। ओके, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कोफरी सिप्सोना फर्स्ट। और कोफरी सिप्सोना फर्स्ट का यार महत्वपूर्ण जो रोल होता है, इसका जो महत्वपूर्ण यूज़ होता है, ये क्या है, चिप को बनाने के लिए। जो चिप्स बनाई जाती है, आपको पता होगा कि जो आलू की चिप्स बनाई जाती है, और यहाँ इस चिप्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है कोफरी सिप्सोना फर्स्ट को। और ये कहाँ से निकाली जाती है, यहाँ कोफरी सोलन हिमाचल प्रदेश से। कोफरी कहाँ पर स्थित है, सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछता है कोफरी, तो यहाँ कोफरी एक इंस्टीट्यूट है जो कि कहाँ पर स्थित है, सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कोफरी सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है ICAR का पूरा नाम क्या होता है। ICAR की आपको फुल फॉर्म पूछी गई है, तो जल्दी से पाएंगे ICAR की फुल फॉर्म होती क्या है। इंडियन कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है, या फिर इंडियन कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज होता है, ठीक है। ऑप्शंस को सही से देख लीजिए कि यहाँ पर आपको दे रखी है ICAR की कुछ फॉर्म्स, तो इसमें आपको बतानी है राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। ICAR की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है, फिर इंडियन कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज होता है, ठीक है। इनको आपको जरूर ध्यान रखना है कि इन वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि कौन सा है आपका राइट आंसर। तो इजीली आपको पता होगा अगर आपसे ICAR की फुल फॉर्म, तो कौन सा है राइट आंसर, जिसने भी थर्ड ऑप्शन बताया है, ठीक है, जिसने भी सी कमेंट किया है उसका राइट आंसर है। क्योंकि अगर आपसे ICAR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ICAR का फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल होता है, ठीक है। इस वर्ड को जरूर ध्यान रखना, एग्रीकल्चर नहीं होता बल्कि एग्रीकल्चरल होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर नहीं होता बल्कि एग्रीकल्चरल होता है। अर्थात ICAR की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होती है, जो कि कहाँ पर स्थित है, यहाँ ICAR न्यू दिल्ली में स्थित है। और अगर बात की इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 में। कब की गई थी यार, हाँ 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर बात की ICAR दिवस कब मनाया जाता है, तो ICAR दिवस कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। सभी पॉइंट क्लियर है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में। और अगर बात किया इसकी यानी जो ICAR दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ICAR दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 1 हेक्टेयर का 10वां भाग, 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर होता है, कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछना है कि वर्ग मीटर में आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे 1 हेक्टेयर का 10वां भाग, ठीक है, कौन सा बताना है, 10वां हिस्सा आपको बताना है। तो कितने होता है वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर होता है, 4000 वर्ग मीटर होता है, 250 वर्ग मीटर होता है, या फिर 10,000 वर्ग मीटर होता है। जल्दी से आएंगे 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है, 1000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, 4000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, 2500 वर्ग मीटर के बराबर होता है, फिर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। सो समझ के आंसर देना कि 10वां हिस्सा यहाँ पर आपसे पूछा गया है और 1 हेक्टेयर, ठीक है। किस में पूछा गया है, यूनिट पे आपको दे रखी है, वर्ग मिनट में आपको बतानी है। तो जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है।
तो जैसा कि आपको ये तो पता होगा वैसे, तो नहीं है पता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1 हेक्टर। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 हेक्टर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, 1 हेक्टर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ अगर आप सोचते हैं 1 हेक्टर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो कितने होते हैं 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने होते हैं 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचते हैं 10वां हिस्सा, तो इसे भी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो यार। हाँ, अगर आप पूछते हैं वर्ग मीटर तो कितने होते हैं, हमने अभी बताया था 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने होते हैं 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, अतः 10 का भाग दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 10वां हिस्सा ही तो पूछा गया है ना, तो 10 का भाग दे देंगे और 10 का भाग देंगे तो क्या होगा, आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या उतना हुआ 1000 वर्ग मीटर होते हैं। अर्थात यहाँ पर आप सोचते हैं 1 हेक्टर का 10वां भाग, अर्थात राइट आंसर कौन सा है यार। हाँ, अगर बात की 10वां हिस्सा, तो 10वां हिस्सा में कितने वर्ग मीटर होते हैं 1000 वर्ग मीटर होते हैं। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कैसे हमने कैलकुलेट किया यार। हाँ, अगर आप सोचते हैं कितने वर्ग मीटर होते हैं 1 हेक्टर में, तो 1 हेक्टर में यहाँ 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। यहाँ से आपसे पूछा है 10वां भाग, तो 10वां भाग में हम 10 का भाग दे देंगे, अर्थात कौन सा है राइट आंसर 1000 वर्ग मीटर आपके पास आ जाएगा। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वाव स्टोन। वाव स्टोन क्या है, कवकनाशी होता है, शाकनाशी होता है, उर्वरक होता है, फिर कीटनाशी होता है। जल्दी से बताएंगे कि वाव स्टोन होता क्या है। कवकनाशी होती है, शाकनाशी होती है, उर्वरक होता है, फिर कीटनाशी होती है। जल्दी से बताएंगे कि वाव स्टोन है क्या। तो यहाँ आपको ये तो पता होगा वैसे नहीं है वैसे तो पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि वाव स्टोन। ठीक है, वाव स्टोन का प्रयोग कहाँ पर कैसा है, सीड ट्रीटमेंट के लिए कैसा है, कहाँ पर कैसा है। यहाँ अगर बात की जाए वाव स्टोन, तो इसका प्रयोग कैसा है मुख्यतः सीड ट्रीटमेंट के लिए। अर्थात क्या होता है, एक फंजीसाइड होता है, क्या होता है कवकनाशी होता है। वाव स्टोन की अगर बात की जाए तो वाव स्टोन क्या होता है यहाँ सीड ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और क्या होता है, एक फंजीसाइड होता है, क्या होता है एक कवकनाशी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है निम्न में से कौन सी फलीदार फसल है। तो जल्दी सुनाएंगे फलीदार मसल। ठीक है, फलीदार का मतलब डायरेक्ट आप ये से समझ सकते हो कि लेगुमिनेसी फसल। तो जल्दी सुनाएंगे लेगुमिनेसी फसल का उदाहरण क्या होता है। लेगुमिनेसी फसल कौन सी है, बाजरा होता है, ज्वार होता है, जई होती है, फिर बरसीम होती है। जल्दी सुनाएंगे कि फलीदार फसल कौन सी है। बाजरा होता है, ज्वार होता है, जई होता है, फिर बरसीम होता है। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात कीजिए फलीदार फसल, तो हमने बता दिया है पहले ही कि फलीदार फसल मतलब लेगुमिनेसी फसल को आपको बताना है। तो राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि यहाँ अगर बात किया रेंज का या बरसीम, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये होते हैं लेगुमिनेसी से। ठीक है, रेंज का हो या फिर बरसीम, ये दोनों ही किससे संबंधित होते हैं, लेगुमिनेसी फैमिली से ही संबंधित होते हैं। और अगर बात की बाजरा हुई, ज्वार हुई, जई, ये तीनों किससे होते हैं, ग्रेमिनी या फिर पोई से संबंधित होते हैं। इसलिए है कि अगर आपसे बाजरा, ज्वार और जई के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये तीनों ही किसके होते हैं, ग्रेमिनी पोएसी के होते हैं। लेकिन अगर आपसे बाजरा यानी रिंज और बरसीम के बारे में, तो रिंज और बरसीम का फैमिली क्या होती है, लेगुमिनेसी होती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताया विटामिन ए सर्वाधिक होता है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है। तो जल्दी से आएंगे विटामिन ए सर्वाधिक किस में होता है, गाजर में होता है, सलजम में होता है, मूली में होता है, फिर आलू में होता है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से आएंगे विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया है, गाजर में, सलजम में, मूली में, फिर आलू में। जल्दी से आएंगे तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको इजीली पता होगा कि अगर आपसे विटामिन ए, तो विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया है, गाजर में पाया है। और जितने भी जो येलो कलर के फ्रूट होते हैं, ठीक है, जितने भी जो पीले कलर के फ्रूट होते हैं, तो पीले कलर की जितने भी फल होते हैं उनमें भी क्या होता है, विटामिन ए कंटेंट सबसे ज़्यादा पाया है। जैसे अगर बात करते हैं पीले फलों का एग्जाम्पल भी आप मान सकते हो कि आम हुआ और पपीता हुआ। ठीक है, आम और पपीता मान लीजिए, तो जितने भी जो फल होते हैं उनका कलर पीला होता है, तो उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा कंटेंट पाया है, विटामिन ए कंटेंट ही पाया है, जैसे कि आम और पपीता हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2,4-D का प्रयोग किस रूप में कैसा है। 2,4-D का प्रयोग किस रूप में कैसा है। ओके, यहाँ पर आपसे पूछा है 2,4-D के बारे में, शाकनाशी के रूप में कैसा है, कवकनाशी के रूप में कैसा है, कीटनाशी के रूप में कैसा है, फिर सूत्रकृमि के रूप में कैसा है। अर्थात किस रूप में कैसा है 2,4-D का प्रयोग। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है, कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशी या फिर सूत्रकृमि। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी सुनाएंगे 2,4-D का प्रयोग किसके रूप में कैसा है। तो यहाँ अगर बात करें 2,4-D, तो इसका प्रयोग कैसा है, यहाँ इसका प्रयोग कैसा है, शाकनाशी के रूप में। कौन सा है राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। क्योंकि अगर बात करें 2,4-D, तो 2,4-D का प्रयोग मुख्यतः यहाँ हर्बिसाइड के रूप में कैसा है, शाकनाशी के रूप में कैसा है। ठीक है, इसके साथ साथ यार हाँ अगर आपसे 2,4-D के बारे में पूछा जाता है, तो इसका 20 ppm से कम। ठीक है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2,4-D से, क्योंकि यहाँ अगर बात करें इसका 20 ppm मात्रा, ठीक है, इसकी जो सांद्रता होती है, इसकी जो कंसनट्रेट होती है, या अगर मान लीजिए 20% से कम होती है, 20% से कम होती है, तो 20% से कम पर यार हाँ ये एक हार्मोन होता है। ठीक है, एक मात्रा हार्मोन भी होता है और एक हर्बिसाइड भी होता है ये। क्योंकि अगर बात किया यार इसकी जो सांद्रता होती है, इसकी जो कंसनट्रेट होती है, अगर मान लीजिए 20 ppm से कम लेते हैं, तो 20 ppm से कम होता है एक हार्मोन होता है। 2,4-D क्या होता है, एक हार्मोन
होता है। लेकिन जब इसकी जो कंसनट्रेट होती है, जो सांद्रता होती है, अगर मान लीजिए इसको 20 ppm से अधिक कर देते हैं, अर्थात 20 ppm से अधिक मात्रा जब इसके ले लेते हैं, तब ये क्या कार्य करता है, तब ये कार्य करेगा यार हाँ एक हर्बिसाइड के रूप में। ठीक है, अगर मान लीजिए 20% से अधिक ले रहे हैं तो तब वो ये कार्य करेगा हर्बिसाइड के तौर पर। और मान लीजिए इसके जो मात्राएं ही 20 ppm से कम होती है, तब ये किस रूप में कार्य करेगा, एक हार्मोन की तरह कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ पर बस आपको 20 ppm याद रखना है। 20 ppm से कम क्या है, एक हार्मोन है, और अगर बात किया अधिक तो अधिक में क्या है, एक हर्बिसाइड है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है आम्रपाली किसकी किस्म है, तो एक इजी क्वेश्चन है, जल्दी से पाएंगे कि आम्रपाली किसकी किस्म होती है। केला की होती है, पपीता की होती है, अमरूद की होती है, फिर आम की होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि आम्रपाली किसकी किस्म होती है। केला की होती है, पपीता की होती है, अमरूद की होती है, फिर आम की होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए आम्रपाली, तो एक इजी क्वेश्चन है, किसकी होती है, आम की होती है। और जिसमें यहाँ जो प्लांटिंग डिस्टेंस रखी जाती है 2.5 × 2.5, कितनी रखी जाती है, 2.5 × 2.5 मीटर रखी जाती है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछता है आम में सबसे ज़्यादा पौध संख्या किसमें होती है, अर्थात प्लांट सबसे अधिक किसमें लगाते हैं, तो यहाँ आम्रपाली में ही लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, यहाँ आम्रपाली की जो आम्रपाली होती है, सॉरी आम की जो वेरायटी होती है आम्रपाली, तो आम्रपाली वेरायटी में ही सबसे ज़्यादा पौध होते हैं आम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई प्लांटिंग डेंसिटी किसकी होती है, आम्रपाली की ही होती है, क्योंकि इसमें यहाँ प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, 2.5 × 2.5 मीटर रखी जाती है। तो ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है संकर किस्मों का सर्वप्रथम उपयोग निम्न फसलों में किया गया था, अतः किस में किया गया था। संकर किस्मों का सर्वप्रथम उपयोग निम्न फसलों में किया गया था, अतः किस में किया गया था। जल्दी से पाएंगे संकर किस्मों का प्रयोग बाजरा में किया गया था, मक्का में किया गया था, ज्वार में किया गया था, फिर कपास में किया गया था। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। संकर किस्म का विकास सबसे पहले किस में किया गया था, तो इसका राइट आंसर जिसने भी कमेंट किया है बी, किस में किया गया था सबसे पहले। अगर बात की संकर किस्मों का सर्वप्रथम उपयोग, तो ये किया गया था मक्का फसल में। किस में किया गया था, मक्का फसल में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पौधे के उस भाग को जिसमें, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझना कि पौधे के उस भाग को जिसे इनविट्रो कल्चर किया जाता है, इनविट्रो कल्चर के प्रयोग में लिया जाता है, इनविट्रो कल्चर के रूप में इसका अप्लाई किया जाता है, वो कौन सा होता है। युग्मक पादप होता है, लघु पादप होता है, एक्सप्लांट होता है, फिर शिशु पादप होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि पौधे के उस भाग को किस नाम से जाना जाता है जो कि यहाँ इनविट्रो कल्चर के लिए प्रयोग किया जाता है। युग्म पादप होता है, लघु पादप होता है, एक्स पादप होता है, फिर शिशु पादप होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट जरूर ध्यान है, अगर बात किया किस भाग का, ठीक है, उस भाग का, अर्थात यहाँ इनविट्रो जिसका किया जाता है उसे बोलता है एक्स पादप, अर्थात एक्सप्लांट के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है, उसे एक्सप्लांट के नाम से जाना है। इसके साथ साथ अगर आपसे यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए कोई सा भी एक ऐसा भाग है, एक ऐसा कौन सा भाग होता है जिससे कि संपूर्ण पौधा तैयार किया जा सकता है, तो कौन सा होता है, एक्सप्लांट ही होता है। ठीक है, एक्सप्लांट एक वह छोटे से छोटा भाग होता है जिससे क्या होता है, एक संपूर्ण पौधा तैयार किया जा सकता है। एक्सप्लांट से संपूर्ण एक पादप तैयार किया जा सकता है, सबसे छोटा भाग क्या होता है, एक्सप्लांट होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होता है भारत में मृदा में, भारत की जो मृदा होती है इसमें सबसे ज़्यादा किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है, यह आपको बताना है। तो जल्दी से सूक्ष्म पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है, जिंक की होती है, आयरन की होती है, मैंगनीज की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है। जल्दी से पाएंगे कि भारत में मृदा में, भारत की मृदा में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा होता है, जिंक, आयरन, मैंगनीज या फिर नाइट्रोजन। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि भारत में मृदा में, भारत की जो मृदा होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी देखने को मिलती है, तो कौन सा है राइट आंसर। जल्दी से पाएंगे तो कौन सा है इसका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा है भारत की मृदा में तो सबसे ज़्यादा देखी जाती है सूक्ष्म पोषक तत्व में यहाँ जिंक की कमी देखी जाती है। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखना है इसके साथ साथ, यहाँ सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर जब भी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी कमी होती है, जिंक तत्व की होती है। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो गौण पोषक तत्व होते हैं, अर्थात जो मैक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, तो मैक्रोन्यूट्रेंट में सबसे ज़्यादा किसकी देखने को मिलती है कमी, ये देखने को मिलती है नाइट्रोजन की। ठीक है, अगर आपसे पूछता है सूक्ष्म अर्थात यार हम माइक्रोन्यूट्रेंट के बारे में, सॉरी माइक्रोन्यूट्रेंट के बारे में, तो यार हम माइक्रोन्यूट्रेंट में तो कौन सा होता है, सबसे कम जिंक होता है। ठीक है, अगर बात किया मैक्रो अर्थात गौण पोषक तत्व के बारे में, तो गौण अर्थात यहाँ प्राइमरी और सेकंड में से आपको बताना है तो कौन सा होगा, राइट आंसर एन होगा। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है सबसे ज़्यादा। अगर बात किया है गौण पोषक तत्व की अर्थात प्रमुख पोषक तत्व की, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। और अगर आपसे पूछा है सूक्ष्म पोषक तत्व की, तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा कमी जिंक की होती है। ठीक है, आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है, प्रमाणित बीज से, प्रजनक बीज से, नाभिकीय बीज से, पंजीकृत बीज से, फिर आधार बीज से। जल्दी से पाएंगे कि प्रमाणित बीज किससे उत्पन्न किया जाता है, प्रजनक बीज से, नाभिकीय बीज से, पंजीकृत बीज से या फिर आधार बीज से। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है।
तो अगर बात की यार यहाँ प्रमाणित बीज की, तो ये किससे उत्पन्न होता है, ये होता है फाउंडेशन सीड आधार बीज से तैयार किया जाता है। किससे, अगर बात की यार प्रमाणित बीज अर्थात सर्टिफाइड सीड, तो सर्टिफाइड सीड को प्राप्त किया जाता है आधार बीज से, फाउंडेशन सीड से। ठीक है, इसी क्वेश्चन है, आप इजीली इसे सोल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर बात करते हैं सीड के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं यहाँ 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। एक होता है न्यूक्लियस होता है, एक होता है ब्रेडर होता है, एक होता है फाउंडेशन होता है, एक होता है रजिस्टर्ड होता है, और एक होता है सर्टिफाइड होता है। अर्थात 5 प्रकार के सीड होते हैं। ठीक है, आपने कई बार ये भी देखने को मिला होगा कि न्यूक्लियस और ब्रेडर कई बार एक माने जाते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों को एक ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है ब्रेडर, एक होता है क्या होता है फाउंडेशन, एक होता है रजिस्टर्ड, और एक होता है सर्टिफाइड। तो सबसे लास्ट की श्रेणी में किसे रखा गया यहाँ, सर्टिफाइड, जिससे ना सबसे ज़्यादा किसे ग्रो किया जाता है, किसान के द्वारा जिसे ग्रो किया जाता है। ठीक है, किसानों के द्वारा किसे ग्रो किया जाता है, सर्टिफाइड सीड को ही तैयार किया जाता है। और सर्टिफाइड सीड की अगर बात की, इस पर किस पर कलर का टैग लगा होता है, तो इस पर जो कलर का टैग लगा होता है वो किस प्रकार का होता है, नीले कलर का टैग लगा होता है। और अगर बात की किस प्रकार के यहाँ पर सीड ग्रो नहीं किया जाता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना कि अगर बात की इन 5 श्रेणी में, तो यहाँ जो रजिस्टर्ड सीड होता है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड होता है अर्थात जो पंजीकृत बीज होता है, ठीक है, जो पंजीकृत बीज होता है, तो इसे भारत में ग्रो नहीं किया जाता है, अर्थात भारत में इसे तैयार नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो सर्टिफाइड होता है अर्थात जो प्रमाणित बीज है, ये किससे तैयार किया जाता है, आधार बीज से तैयार किया जाता है। ठीक है, कौन सा बीज तैयार नहीं किया जाता है भारत में, पंजीकृत बीज को तैयार नहीं किया जाता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताया प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है। जैसे कि हमने अभी बताया था, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कि प्रमाणित बीज पर किस कलर का टैग लगा होता है, काला, नीला, पीला या फिर सफ़ेद। जल्दी से पाएंगे किस कलर का टैग लगा होता है सर्टिफाइड सीड पर, काला, नीला, पीला या फिर सफ़ेद। जल्दी से पाएंगे। तो यहाँ अगर बात करें सर्टिफाइड सीड या फिर प्रमाणित बीज का, तो कौन सा कलर का लगा होता है, नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का टैग लगा होता है। किस प्रकार का लगा होता है, नीले कलर का टैग लगा होता है। ठीक है, और अगर बात करें प्रमाणित बीज, तो प्रमाणित बीज को यहाँ किसानों के द्वारा ग्रो किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, किसानों के द्वारा ग्रो किया जाता है। और अगर यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस फसल, यानी कि सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा बीज है जिसे सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो वो कौन सा होगा आपका राइट आंसर। यहाँ वो भी आपका राइट आंसर कौन सा होगा, प्रमाणित बीज ही होता है। क्योंकि यहाँ अगर मान लीजिए जितने भी हमने अभी टाइप यहाँ पर क्लियर किए हैं, जितने भी जो वीड है, जो बीज होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिस बीज को ग्रो किया जाता है, सबसे ज़्यादा जिस उत्पादन लिया जाता है, वो कौन सा होता है, प्रमाणित बीज ही होता है, जिसे किसानों के द्वारा ग्रो किया जाता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्वयं परागण से उत्पन्न संतति होती है, समयुग्मजी होती है, विषम युग्मजी होती है, विषम युग्मजीन होती है या फिर विष युग्मज होता है। जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है। ये भी एक इजी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे वैसे कि स्वयं परागण से उत्पन्न संतति। तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। यार हाँ, अगर बात की स्वयं परागण, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में यार हम बाहर के दुगुण आएंगे नहीं, अर्थात कि जो संतति प्राप्त होगी, जो प्रोजेनी प्राप्त होगी, तो वो कौन सी होगी यार, समयुग्मजी तो होगी। क्योंकि यार हाँ उसमें बाहरी लक्षण तो कोई आ नहीं रहे, बाहर के कोई जो स्टेमन्स होते हैं वो तो आ नहीं रहे, तो यार हाँ जो भी संतति होती है, जो भी यार हाँ जो प्रोजेनी होती है, वो क्या होती है, समयुग्मजी ही होगी। ओके, यहाँ पर आपसे बताइए स्वयं परागण, तो स्वयं परागण की संतति होती है समयुग्मजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है संकर ओज शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, संकर ओज का शब्द। ठीक है, संकर ओज का शब्द का जो प्रयोग था ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, पुनेट के द्वारा, बेटसन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, फिर सल के द्वारा। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि संकर ओज शब्द का सबसे पहले उपयोग किसके द्वारा किया गया था, पुनेट के द्वारा, बेटसन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, फिर सल के द्वारा। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसको पहले वैसे समझ लीजिए कि अगर बात किया है संकर ओज, ठीक है, हेटेरोसिस इसका इंग्लिश वर्ड होता है यार, संकर ओज को ही किस नाम से जाना है, हेटेरोसिस के नाम से जाना है। तो हमने सुबह ही इसको क्लियर किया था। अगर आपसे पूछता है हेटेरोसिस क्या होता है, तो इसे आप ऐसे दोबारा से एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि संकर ओज किसे बोला है या फिर हेटेरोसिस किसे बोला है। मान लीजिए ए और बी जनक कोई, सी इसकी प्रोजेनी है, इसलिए यार हाँ अब थोड़ा सा जान समझना। अगर मान लीजिए ए बी जनक है और उनकी जो संतति होती है वो कौन सी होती है, सी होती है। और याद रखना ये जो संतति होती है, ये जो संतति होती है मान लीजिए इन दोनों से श्रेष्ठ हो, ठीक है, इन दोनों से अर्थात जनकों से श्रेष्ठ हो जाती है, तो इस क्रिया को इस नाम से आना है, इसे ही बोला है संकरोज। ठीक है, ये जो संतति प्राप्त होती है अगर इसके गुण सबसे बेस्ट अर्थात जनकों से दोनों से बेस्ट है, तब इसे बोला है यार संकरोज तथा हेटेरोसिस बोला है। और जो हेटेरोसिस शब्द है ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, ये किया गया था जी.एच. सल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, जी.एच. सल के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। हेटेरोसिस क्या होता है, जो संतति होती है उसका श्रेष्ठ होना क्या कहलाता है, हेटेरोसिस या संकर ओज कहलाता है। और ये वर्ड सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, जी.एच. सल के द्वारा प्रयोग किया गया था। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, जल्दी से पाएंगे कि बिना निषेचन के फल उत्पन्न होना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन, बहुगुणता, अनिषेक जनन या फिर कलिकायन। जल्दी से पाएंगे कि बिना निषेचन के फल उत्पन्न होना क्या कहलाता है, अनिषेक
फलन कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है, फिर कलिकायन कहलाता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। तो यार हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा है बिना निषेचन के, ठीक है। बिना निषेचन के मतलब क्या होता है, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन ही क्या कहलाता है, बिना निषेचन के फल उत्पन्न होना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डीएनए उपस्थित शर्करा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज होती है, माल्टोज होती है, फिर फ्रक्टोज होती है। जल्दी से बताएंगे कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। तो कौन सी होती है यार, अगर बात करें डीएनए तो इजी आपको पता होगा यहाँ डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। डीएनए की अगर बात किया है, डीएनए की शर्करा तो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। और अगर बात की आरएनए तो आरएनए की कौन सी शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। अगर बात की आरएनए तो आरएनए की तो कौन सी होती है, राइबोज शर्करा होती है। और अगर बात की डीऑक्सीराइबोज तो डीऑक्सीराइबोज किसकी होती है, डीएनए की होती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जब एक जीन से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो क्वेश्चन को एक और बार पढ़ लीजिए कि जब एक जीन से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो उसे किस नाम से जाना है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि बहुप्रभाविता, वैधता, बहुरुचिता, फिर लक्षण प्ररूप। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रहा कि जब एक जीन से अधिक गुणों को प्रभावित करता है, एक से अधिक गुणों को प्रभावित करता है मतलब बहुप्रभाविता, अर्थात इसको किस नाम से जाना है, बहुप्रभाविता के नाम से जाना है। राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि यार यहाँ पर आपसे बताया गया है कि एक जीन से अधिक गुणों को प्रभावित करता है मतलब बहुप्रभाविता है। क्या है, बहुप्रभाविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गंगा 5 किसकी किस्म होती है। तो गंगा 5, ठीक है, इसकी सीरीज में हमने बताई थी आपको, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी गंगा किसकी होती है। जल्दी से बताएंगे गंगा किसकी होती है, अर्थात मान लीजिए गंगा की जितनी भी जो सीरीज होती है ये किसकी वैरायटी होती है। जल्दी से बताएंगे ज्वार की होती है, गेहूं की होती है, कपास की होती है, फिर मक्का की होती है। जल्दी से बताएंगे गंगा 5 किसकी किस्म होती है। तो हमने इसके बारे में बताए थे, हाँ, गंगा की जितनी भी जो सीरीज आती है, मान लीजिए 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो, ये सभी किसकी होती है, मक्का की होती है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट यानी फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि यार हाँ, गंगा 5 किसकी होती है, मक्का की होती है। गंगा की जितनी भी जो सीरीज आती है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी में हो, वो सभी किसकी होती है, मक्का की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है एक जीन से प्रभावित गुण को कहते हैं, एक जीन से प्रभावित गुण को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल आपसे पूछा गया एक जीन से प्रभावित गुण को किस नाम से जाना है, बहुजीनी के नाम से, एकल जीनी के नाम से, द्विजीनी के नाम से, फिर त्रिजीनी के नाम से। जल्दी से आएंगे, राइट आंसर क्या है कि एक जीन से प्रभावित गुण को किस नाम से जाना है, बहुजीनी, एकल जीनी, द्विजीनी या फिर त्रिजीनी। जल्दी से आएंगे, राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है एक जीन से संबंधित। ठीक है, एक जीन से प्रभावित मतलब क्या है, एकल जीनी। ठीक है, क्या होता है, एक जीन से प्रभावित है मतलब एकल जीनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चावल की ऑक्सीकृत परत की मोटाई कितनी होती है। चावल की ऑक्सीकृत परत होती है, सबसे जो ऊपरी लेयर पाई थी ऑक्सीडाइज जोन होता है, जिसे बोला जाता है ऑक्सीडाइज जोन। तो ये आपको बताना है कि जो ऑक्सीडाइज जोन होती है तो इसकी जो मोटाई होती है ये कितनी होती है, 1 से 10 mm होती है, 45 mm होती है, 25 mm होती है, फिर 15 से 20 mm होती है। जल्दी से पाएंगे, जो ऑक्सीडाइज जोन होता है तो इसकी मोटाई क्या होती है, ऊपर से 1 से 10 mm होती है, ऊपर से 45 mm होती है, मिलीमीटर होती है, 25 मिलीमीटर होती है, फिर 15 से 20 मिलीमीटर होती है। जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर क्या है। ये ऑक्सीडाइज जोन की जो मोटाई है ये कितनी होती है। तो यहाँ अगर बात की ऑक्सीडाइज जोन, तो ऑक्सीडाइज जोन होता है यहाँ ऊपर से 1 से 10 mm, यहाँ ऊपर से 1 से 10 mm क्या होता है, ऑक्सीडाइज जोन होता है। इसके बाद में क्या होता है, रेडोस्ट जोन होता है। इसके बाद में क्या आता है, रेडोस्ट जोन आता है, अर्थात अपचयित क्षेत्र आता है। ठीक है, दो मुख्यतः क्षेत्र पाइस हैं जो फील्ड सरफेस होती है, उसमें एक होता है ऑक्सीडाइज जोन और एक होता है रेडोस्ट जोन। तो यहाँ सबसे ऊपर पाइस है ऑक्सीडाइज जोन, उसके बाद में आता है रेडोस्ट जोन। ठीक है, ऑक्सीडाइज जोन की यहाँ पर आपको बता ही दे रखा है कि 1 से 10 mm इसकी मोटाई होती है। तो इसके बाद में जो भी आता है वो क्या होता है, रेडोस्ट जोन होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे चावल के लिए, ठीक है, चावल में यार हाँ सबसे पहले तो नाइट्रोजन का प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, अमोनिया के रूप में। ठीक है यार हाँ, अगर आपसे चावल में जो नाइट्रोजन का प्रयोग कैसा है, ये किस रूप में कैसा है, ये कैसा है, अमोनिया के रूप में। किस रूप में कैसा है, अमोनिया के रूप में कैसा है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर बात की है अमोनिया किस फॉर्म में दिया जाता है, अर्थात किस जोन में दिया जाता है।
हमने अभी बताया ऑक्सीडाइज जोन होता है, एक होता है रेड्यूस्ड जोन। तो इन दोनों में जोन में से किस में दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। इन दोनों में से किस में जोन में दिया जाता है नाइट्रोजन को। तो यहाँ अगर बात की चावल की, तो चावल में दिया जाता है रेड्यूस्ड जोन में, ठीक है यार। हाँ, अगर बात की जाए चावल में, तो चावल में जो नाइट्रोजन दिया जाता है ये दिया जाता है रेड्यूस्ड जोन में। और अगर बात की जितनी भी जो फसलें होती है तो उनमें नाइट्रोजन दिया जाता है ऑक्सीडाइज जोन में, ठीक है। जितनी भी जो सभी फसलें होती है इनको दिया जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज जोन में, अब चाहे जो ऑक्सीकृत क्षेत्र होता है उसमें। और अगर बात की धान की, तो धान में किस में दिया जाता है, रेड्यूस्ड जोन में दिया जाता है, अपचयित क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगर बात की धान की, तो धान में नाइट्रोजन किस रूप में दिया जाता है, अर्थात किस जो क्षेत्र होता है किस जोन में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है रेड्यूस्ड जोन में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, रेड्यूस्ड क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है, 1 हेक्टेयर में चावल की बुआई के लिए डेपोक नर्सरी के लिए कितने क्षेत्रफल की, कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्वेश्चन में हमने कल ही सोल्व किया था, गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से आएंगे, इसको समझाने की जरूरत है नहीं आपको कि 1 हेक्टेयर में चावल की बुआई के लिए डेपोक नर्सरी के लिए कितने क्षेत्रफल की, कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये 2 नहीं है बल्कि स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर है। 50 मीटर स्क्वायर है, 30 मीटर स्क्वायर है, 100 स्क्वायर मीटर है, फिर 10 स्क्वायर मीटर है। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि यहाँ पर आपको बताना है चावल की बुआई करने के लिए जो नर्सरी तैयार करते हैं तो उसके लिए जो एरिया की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है। 50 मीटर स्क्वायर होती है, 30 मीटर, 100 मीटर या फिर 10 मीटर। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है। तो कितनी होती है यार। हाँ, अगर बात की चावल की बुआई के लिए तो जो नर्सरी तैयार की जाती है ये रखी जाती है केवल 25 से 30 मीटर। कितनी रखी जाती है यार। हाँ, अगर बात की जो एरिया की रिक्वायरमेंट होती है ये कितनी होती है, 25 से 30 मीटर। अतः राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। कितनी है यार, हाँ 25 से 30 वर्ग मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो हाइब्रिड राइस होता है अर्थात जो संकर चावल होता है तो इसकी सीड रेट क्या होती है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पर आप सोचे संकर चावल की बीज दर, जल्दी से आएंगे संकर चावल की बीज दर कितनी होती है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में आपको बतानी है। 25 किलोग्राम होती है, 5 किलोग्राम होती है, 45 किलोग्राम होती है, फिर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जल्दी से आएंगे कि संकर चावल की बीज दर होती क्या है, 25, 5, 45 या फिर 15। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है, 25, 5, 45 या फिर 15। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की संकर चावल की बीज दर तो कितनी होती है, 25 नहीं होती है बल्कि कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। अगर बात की संकर चावल की तो राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। कौन सा है यहाँ, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। संकर चावल की बीज दर कितनी होती है, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गन्ने की बुआई की सामान्य व सरल विधि कौन सी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देकर आपको बताना है कि यहाँ पर सबसे जो सरल विधि होती है, सबसे जो सरल विधि है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो सोच समझ के इसका राइट आंसर देना। गन्ने की बुआई की सामान्य व सरल विधि कौन सी होती है, खाई विधि होती है, मेड़ व कुंड विधि होती है, समतल क्यारी विधि होती है, फिर रेयू गंस होती है। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है कि गेहूँ की बुआई यार, हाँ सॉरी, गन्ने की बुआई की जो सामान्य विधि होती है वो कौन सी होती है, खाई विधि होती है, मेड़ व कुंड विधि होती है, समतल क्यारी विधि होती है, फिर रेयू गंस विधि होती है। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है सामान्य व सरल विधि के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आपसे पूछा है सामान्य व सरल विधि के बारे में, तो कौन सा है राइट आंसर। जिसने भी कमेंट किया है सी उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात करें सामान्य व सरल विधि तो कौन सी होती है, समतल क्यारी विधि होती है। कौन सी होती है, समतल क्यारी विधि होती है। वैसे अगर बात करते हैं इसकी जो सोविंग की जाती है ये इसका भी की जाती है, ट्रेंच में भी की जाती है और फरो में भी की जाती है, ठीक है। ट्रेंच मेथड में भी की जाती है, फरो मेथड में भी की जाती है। लेकिन यहाँ पर आपसे बताया सामान्य जो सिंपल या जो सबसे सिंपल मेथड होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है यार, हाँ ये होता है सिंपल क्यारी विधि अर्थात समतल क्यारी विधि होती है। अगर आपसे पूछता है सिंपल तो सिंपल मेथड कौन सा होता है, समतल क्यारी विधि होता है। वैसे अगर बात की जाए इसकी जो सोविंग की जाती है ये किन किन मेथडों से की जाती है, तो यार हाँ ये की जाती है ट्रेंच मेथड से भी की जाती है और फरो मेथड से भी की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है। मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, बलुई मृदा होती है, बलुई दोमट मृदा होती है, चिकनी दोमट मृदा होती है, फिर बलुई व चिकनी दोमट मृदा होती है। जल्दी सुनाएंगे कि मूंगफली की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, बलुई मृदा, बलुई दोमट मृदा, चिकनी दोमट मृदा, फिर बलुई चिकनी मृदा। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे उपयुक्त मृदा तो कौन सी होती है। अगर बात किया है मूंगफली के लिए तो मूंगफली के लिए सबसे उपयुक्त, मान लीजिए कोई सा भी आपको, अगर मान लीजिए मूंगफली यहाँ पर नहीं देखने को मिलती, मान लीजिए मक्का हुआ, तो इन सभी के लिए अगर मान लीजिए कोई सी भी जो धान्य फसल है अगर उसके बारे में पूछा जाता है सबसे उपयुक्त मृदा, तो लगभग जो राइट आंसर होगा वो आप ध्यान रखना बलुई दोमट मृदा ही होगा, ठीक है। जितनी भी जो क्रॉप्स होती है लगभग उनको रिक्वायरमेंट होती है बलुई दोमट मृदा की। सबसे बेस्ट मृदा कौन सी होती है, बलुई दोमट मृदा होती है। कौन सी होती है, बलुई दोमट मृदा होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया गेहूं की बोनी किस्मों की बुआई की जाती है अर्थात यानी जो सीड डेप्थ होती है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे गेहूं की जो बोनी किस्म होती है तो इनकी सीड डेप्थ क्या होती है,
6 से 7 मीटर रखी जाती है, सेंटीमीटर रखी जाती है, 2 से 3 सेंटीमीटर रखी जाती है, 4 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है, फिर 5 से 6 सेंटीमीटर रखी जाती है। अर्थात यहाँ जो बोनी किस्म होती है, ड्वार्फ वेराइटीज़ होती है, उनकी सीड डेप्थ क्या रखी जाती है? 6 से 7, 2 से 3, 4 से 5 या फिर 5 से 6। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि सीड डेप्थ कितनी होती है ड्वार्फ वेराइटीज़ की? 6 से 7, 2 से 3, 4 से 5 या फिर 5 से 6। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें बोनी किस्मों के बारे में तो कितनी डेप्थ रहती है? जिसने भी थर्ड ऑप्शन दिया है उसका राइट आंसर है, क्योंकि अगर बात करें ड्वार्फ वेराइटीज़ की सीड डेप्थ के बारे में तो कितनी होती है? 4 से 5 होती है। कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी होती है? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है ऑयल सीड के क्रॉप्स के बारे में। तो जल्दी से भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी होती है? मूंगफली होती है, तिल होती है, अरंडी होती है, फिर राई व सरसों होती है। जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है कि भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी होती है? मूंगफली होती है, तिल होती है, अरंडी होती है, फिर राई व सरसों होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से पाएंगे मुख्य तिलहनी फसल कौन सी होती है। तो यहाँ अगर बात करें भारत के बारे में तो भारत की जो मुख्य तिलहनी फसल होती है, जिसने भी कमेंट किया है ए ऑप्शन, उसका राइट आंसर है, क्योंकि यार हम भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी होती है? मूंगफली होती है। कौन सी होती है? मूंगफली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी कौन सा है? सबसे उपयुक्त हर्बिसाइड कौन सा होता है? ठीक है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे रखा है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, अर्थात चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए किस हर्बिसाइड का प्रयोग कैसा है? एलाक्लोर का, एट्राजिन का, टोफोडी का, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है? एलाक्लोर का, एट्राजिन का, टोफोडी का, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार, तो यहाँ चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों के नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है? 2,4-D का प्रयोग कैसा है? किसका प्रयोग कैसा है? 2,4-D का प्रयोग कैसा है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो गेहूँ होता है। ठीक है, जो गेहूँ होता है तो इसमें चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करने के लिए यहाँ 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है। गेहूँ में जो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ इसके प्रति वो रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि गेहूँ सा ही मान लीजिए, गेहूँ से क्या होता है, इसके प्रति रेजिस्टेंस हो चुका है, इसलिए यहाँ उसको नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग कैसा है? सल्फोसल्फ्यूरान, फिर मेट सल्फ्यूरान का प्रयोग कैसा है? किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ सल्फोसल्फ्यूरान व मेट सल्फ्यूरान का प्रयोग कैसा है? इसलिए यहाँ अगर आपसे पूछा है गेहूँ फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है? तो अब आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ सल्फ्यूरान या फिर मेट सल्फ्यूरान। क्या होगा राइट आंसर? सल्फोसल्फ्यूरान या फिर मेट सल्फ्यूरान। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टाइम पर टॉप से, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।